जी जी, ठीक हो गया, सही। अच्छा, आप लोगों ने अगर थोड़ी बहुत लैब परफॉर्म की हो तो एक आपकी हेल्प के लिए एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है मोबाइल टेलनेट। इसका मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, MOBILE टेल नेट। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले से कर सकते हो अपने फोन के ऊपर। तो अगर आप ये ऐप कर लो अपने फोन के ऊपर, तो बेसिकली क्या चीज़ है, ये PUTTY ही की एक मोबाइल की फॉर्म है यहाँ पे। तो अगर आप चाहो तो मोबाइल फोन को यूज करते हुए किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप अपने घर के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे हो तो एज ए क्लाइंट सॉफ्टवेयर आप इसको भी यूज कर सकते हो। सर्वर आप अपना बना लो लैपटॉप के ऊपर, उसको यूज कर लो एक्सेस करने के लिए। तो ये भी आपको डीबग करने में काफी हेल्प करेगा, और ये काफी स्टेबल सॉफ्टवेयर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है इतनी। अच्छा, ठीक हो गया, सही। अब हम ऐसा करते हैं, चैप्टर 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं यहाँ पे। तो थोड़े से तो लंबे नहीं, छोटे से हैं, लेकिन थोड़े कंसेप्चुअल किस्म के हैं। जी, अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके पास एक नेटवर्क बना हुआ है। यहाँ पे नेटवर्क क्या कह रहा है कि आपके पास एक फर्स्ट कंप्यूटर PC नंबर 1 है यहाँ पे। ये कनेक्ट हुआ हुआ एक स्विच के साथ। उसके बाद ये स्विच कनेक्ट हुआ एक राउटर के साथ, और फिर राउटर के बाद एक कनेक्टेड है PC 2 के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पे। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि लेयर्स का एक मॉडल पढ़ा था कि आपके पास ये 1 2 3 4 5 लेयर्स होती है हमारे पास यहाँ पे। एप्लीकेशन लेयर आपकी टॉप पे होगी, और फिजिकल लेयर आपकी सबसे बॉटम पे होगी। तो अगर हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं कि, तो आप बता सकते हो कि हम किस लेयर की बात कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि इट पासेस फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर अक्रॉस सम मीडियम, तो इससे आपको क्या हिंट मिलेगा कि हम किस लेयर की बात कर रहे हैं? कि आप पास कर रहे हैं, फिजिकल। फ्रेम्स पास कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ एक दफा फिर से सोच लो कि आपके पास। बात हो रही है तो फिजिकल होगा सर शायद। अच्छा, वेट करो, अगर हम सेकंड वाले को देख ले, अगर हम नोड कहते हैं लिखा कि हुआ है ना वेट। सर इसमें। जी जी, फ्रॉम वन नोड टू अनदर अक्रॉस अ मीडियम। अगर हम ये कहते हैं ना कि बिट्स लाइव ऑन ए वायर, फिर हम क्या किस मीडियम की बात करेंगे? हम सेकंड को पहले कर लेते हैं। सर अगर हम फिजिकल इस होगा ये तो, लाइव ऑन अ वायर। जी जी जी, अगर बिट्स लाइव ऑन ए वायर जा रहे हैं, यानी कि अब ये जो चीज है आपकी, ये सिग्नल्स जो जा रहे हैं, ये आप फिजिकल की बात कर रहे हो यहाँ पे। तो अगर ऊपर क्या वर्ड यूज किया हो कि पास करते हैं फ्रेम्स एक नोड से अनदर नोड के ऊपर, यानी कि आप किस लेयर की बात कर रहे हो, इससे एक स्टेप ऊपर की बात कर रहे हो फर्स्ट वाले केस के अंदर। कि अगर फ्रेम का वर्ड लिखा हुआ तो हमें पता है कि फ्रेम्स जो होते हैं वो किस लेयर पे होते हैं, वो डेटा लिंक लेयर पे होते हैं, लिंक लेयर पे होते हैं। तो ये फोर्थ स्टेज जो होगी आपकी, ये फ्रेम्स की होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये इथरनेट कार्ड जो होता है आपका, जब वो कम्युनिकेट कर रहा होगा तो वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो इसका ये मतलब है कि लॉजिकली हम कह रहे हैं कि पास करें फ्रेम्स इस कंप्यूटर से, और नेक्स्ट स्विच की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिंक लेयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं। और सेकंड केस के अंदर हम यहाँ पे फिजिकल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लिंक लेयर की बात कर रहे हैं। इसी तरह हम थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड में लिखा हुआ कि जी जी सर ये पीसी में भी लिंक फिजिकल है, फिर स्विच में भी लिंक फिजिकल है, और फिर सर राउटर में भी और डेस्टिनेशन में भी। तो सर ये सब में क्यों एक ही चीज़ आ रही है? अच्छा मतलब अच्छा, होता है रेपिटेशन ये कि क्यों? हम कहते हैं कि इंटरनेट के अंदर हर डिवाइस जो होगी, जितनी भी डिवाइसेस होंगी आपकी, जो फिजिकल डिवाइसेस होंगी, इवन आपका अगर मोबाइल फोन भी कह लो आप, या इवन लैपटॉप को देख लो, कंप्यूटर को देख लो, सर्वर को देख लो, इवन किसी राउटर को देख लो, किसी स्विच को देख लो, उसका जो फॉर्मेट होगा लॉजिकली, वो क्या होगा, इस 5 लेयर का प्रोटोकॉल स्टैक टाइप का होगा। ठीक हो गया। इसका मतलब अगर हम अपने मोबाइल फोन को देखते हैं तो आपके मोबाइल फोन में पांचों की पांचों लेयर्स होंगी, आपके लैपटॉप में पांचों की पांचों लेयर्स होंगी। लेकिन अगर हम किसी स्विच को देखें या राउटर को देखें, तो स्विच या राउटर के ऊपर ये एक दो काम नहीं हो सकते। कौन सा काम नहीं हो सकता? कि आप स्विच के ऊपर, क्या मैं जूम सॉफ्टवेयर रन कर सकता हूँ उसके ऊपर? क्या मैं स्काइप रन कर सकता हूँ उसके ऊपर? या मैं स्विच के ऊपर जाके क्या मैं इसके ऊपर क्रोम ओपन कर सकता हूँ? तो जी, ये मैं दो काम, ये काम मैं नहीं कर सकता स्विच के ऊपर, या राउटर के ऊपर भी नहीं कर सकता। तो स्विच या राउटर की तो खाली प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो तो इथरनेट कार्ड के ऊपर सारा काम कर रहा होता है, या वो IP कॉन्फ़िगर कर रहा होता है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस वो रन नहीं करता। तो इसका मतलब है स्विच और राउटर के ऊपर आपका ये एप्लीकेशन लेयर नहीं होगा, और आपके पास ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट क्या कहता है कि देखता है कि आपने रेपिटेशन करनी है या नहीं करनी। अगर कोई पैकेट आपका नहीं पहुंचा तो दोबारा रीट्रांसमिट करें या ना करें, TCP करें या UDP करें। तो ये भी इसमें कोई डील नहीं करता, क्योंकि राउटर का काम क्या है, जो पैकेट्स आ रहे हैं उसको फॉरवर्ड करो,
तो आपने को रीट्रांसमिट नहीं करवाना होता किसी के साथ भी। तो अब इसका मतलब कि राउटर के अंदर ये दो ऊपर वाली चीजें यहाँ से डिलीट हो गई यहाँ पे। तो हो सकता है कि एक ऐसा राउटर हो इसके साथ एक ही कनेक्शन बना हुआ हो, तो उसने फिर राउटिंग भी नहीं करनी, तो उसका ऊपर से नेटवर्क वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, खाली लिंक क्लियर और फिजिकल रह जाएगा यहाँ पे। तो ये हर डिवाइस के साथ ये 5 डिफरेंट किस्म के ये प्रोटोकॉल स्टैक मूव कर रहे होते हैं। तो वो हर एक के अपने अपने होंगे, हर एक का अपना अपना तरीका होगा, हर कोई डिफरेंट सर चीज को प्रोसेस कर होगा। सर जी अगर जी पीसी में लिंक और फिजिकल लेयर है तो सर फिर से इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही? देखो स्विच आपके में भी जितने राउटर कनेक्शन में है, पहली चीज तो देखो कि जितने जितने कनेक्शन है आपके वो फिजिकल वायर से ही होंगे। ठीक है, सब में हर केस में वायर तो एंगेज हो रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब है फिजिकल लेयर तो आपको हर जगह इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि फिजिकल लेयर तो आपको चाहिए। अच्छा, यस तो सर। इसका अब फिजिकल लेयर के ऊपर जो मॉड्यूलेशन वाला काम होगा, जो डीमॉड्यूलेट कर रहे होगे, मॉड्यूलेट कर रहे होगे, वो कौन कर रहा होगा? लैन का कार्ड कर रहा होगा। तो लैन का कार्ड क्या कर रहा होगा? वो कि आपके डिजिटल डेटा को उठाकर वो क्या कह रहा है यहाँ पे, एनालॉग फॉर्म में बना रहा है, कन्वर्जन कर रही है। और इसी तरह वो एनालॉग डेटा जो रिसीव हो रहा है उसको वापस डिजिटल में बना रहा है यहाँ पे। तो दोनों तरह की काम कर रहा है वो। तो ये आपका एक तरह का, आपको तभी इसको मोडेम कहते हैं। तो इंटरनेट जो कार्ड होगा वो क्या कर रहा होगा? इंटरनेट कार्ड जो होगा वो आपके पैकेट्स को कन्वर्ट कर रहा होगा सिग्नल्स में, और सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहा होगा पैकेट्स में। तो ये तो आपको हर जगह लगाना पड़ेगा ये वाला कार्ड, क्योंकि जब प्रोसेसिंग करनी होती है वो तो हम किस में करते हैं? डिजिटाइज करने के बाद प्रोसेस कर रहे होते हैं सब चीजों को। तो हम प्लेन एनालॉग प्रोसेसिंग तो कहीं भी नहीं कर रहे इंटरनेट के अंदर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का लिंक है तो ये दोबारा क्या करेगा? एनालॉग टू डिजिटल तो उसको करना पड़ेगा इसको यहाँ पे दोबारा से। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे फिजिकल लेयर भी होगी और लिंक लेयर भी होगी एक स्विच के ऊपर। तो इसी तरह अगर वो किसी राउटर के पास जाता है, राउटर ने क्या करना है कि मल्टीपल पाथ्स के पास अवेलेबल, उसे चूज करना है किस पाथ पे फॉरवर्ड करे पैकेट को। तो अब क्या करना पड़ेगा? उसको नेटवर्क लेयर भी चाहिए होगी जो डिसाइड करे कि मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ शॉर्टेस्ट और बेस्ट पाथ के लिए। तो इसलिए चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी। जी, कुछ क्लियर हुआ आपको? यस सर, थैंक यू। और दूसरी बात ये कि हमें पता भी नहीं होता कि अगर आपने यहाँ से पैकेट भेजा है इस कंप्यूटर से आपने, तो एक्चुअली कौन सा पाथ उसने फॉलो करना है। तो वो बड़ी वेग सी बात है, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमने फॉरवर्ड आगे इधर करना है, और उसके बाद फिर स्विच डिसाइड करेगा हमने फॉरवर्ड कहाँ करना है। तो वो कहेगा यहाँ से यहाँ आके मैंने जाना है, फिर राउटर डिसाइड करेगा मैंने आगे पैकेट किस लिंक पे भेजने। हो सकता है एक और लिंक भी हो इस कंप्यूटर के लिए, तो यहाँ से यहाँ किसी भी कनेक्टेड हो कंप्यूटर, हो सकता है कि एक और लिंक हो तो जो कि 3-4 राउटर से हो के इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा हो। तो आपकी नेटवर्क लेयर ने क्या करना है? डिसाइड करना कि अब इन दोनों में से कौन सा, तीनों में से कौन सा लिंक यूज करूं, 1, 2 या 3। तो इसलिए हमें ये हर जगह पे हमें चाहिए ही चाहिए। अगर इन सब सारे फंक्शंस को अगर हम मिक्स करते हैं, अगर आप कह रहे हो कि अगर इस पांचों चीजों को हम मिक्स करते हैं यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये कि फिर जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे होगे तो आपको सारे काम अपने प्रोग्राम में करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सर्वर बनाता हूँ तो मुझे टीसीपी भी खुद बनाना पड़ेगा, यानी कि अगर पैकेट कोई मिस हो गया तो री ट्रांसमिट करो वो भी मुझे खुद से करनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग। फिर मुझे रूट भी खुद से प्रोग्राम करना पड़ेगा, फिर मुझे मॉड्यूलेशन के प्रोग्राम्स भी खुद से लिखने पड़ेंगे। तो लेयर्स का फायदा ये है कि हम पे सारे काम खुद नहीं करते। जो सब C++ की क्लासेस होती हैं, समझो कि क्लासेस ऑब्जेक्ट्स बनी हुई यहाँ पे जो कि आपका काम आसान कर रही है। तो समझो कि ये आपकी सुपर क्लास है, फिर आपके पास सब क्लास है इसकी, फिर इसकी सब क्लास है, ये इसकी सब क्लास है, यूं समझ लो उसको। तो एक तरह का इस तरह का मॉडल बन रहा है यहाँ पे। तो ये आसानी के लिए हमने यहाँ पे लेयर्स बनाई हुई, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन की हुई। सर ये आपने ना जो कल हमें थोड़ा सा वो कराया था, वो एक एप्लीकेशन, उसको मैंने ट्राई किया था, लेकिन उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल ही थी बन रही, और वो मेरे से सही चला भी नहीं था। उसको कंपाइल किया था, कोई एरर तो नहीं आई थी वो आपके पास? नहीं सर, एक दफ़ा वो एग्जीक्यूटेबल वो निकल आई, पता नहीं, मैं ट्राई कर रहा था तो वो सेव हो गई थी एक जगह पे। उसे मैंने ओपन किया, वो लिखा हुआ था वेटिंग फॉर कनेक्शन, लेकिन जब मैं वो दूसरे सॉफ्टवेयर से उसकी पोर्ट इनपुट करता था तो फिर कुछ नहीं था होता वो वो सर अब वो अपनी पैकेट्स वो फुल अपनी नहीं हो रहा, फाइल, वो फ्लश जो आपने। हाँ, एक चीज रहेगी थी, सॉरी सही कह रहे हो कि आपने एक फ्लश की कमांड लिखनी है उसके अंदर। मैं इसको अपडेट करके बताता हूँ आपको।
कि जो और सर बी वाले एक ना आप वो बनाने का भी तरीका अगर हमें थोड़ा सा बता देते, क्योंकि हमें टोटली आइडिया ही नहीं था हो रहा विजुअल स्टूडियो में कि करना क्या है, क्योंकि वो न्यू है ना हमारे लिए, समझ नहीं थी आ रही, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना भी मुश्किल हो रहा था। चले ठीक है, हम इसके ऊपर ना ओवरऑल स्टूडियो के ऊपर भी एक क्लास कर लेंगे, इसके ऊपर एक क्लास रख लेते हैं इसके ओके ऊपर, सर। इसमें सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, सही है, मुझे आइडिया हो गया। अच्छा, फिर इस पे देखते हैं कि अगर हम इस तरह की बात करते हैं कि हैंडल्स मैसेजेस फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशंस, तो हम कौन से लेयर की बात कर रहे होंगे? इसका मतलब हम एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस लेयर के ऊपर हम मैसेजेस की बात करते हैं। तो अगर हम फोर्थ में जाएं कि मूव्स डेटा ग्राम्स फ्रॉम सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट, तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? ये हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें नेटवर्क लेयर के ऊपर हम इसको डेटा ग्राम कहते हैं इस पैकेट को। तो यहीं से हमें हिंट मिल रहा है कि पैकेट के मैसेज का वर्ड यूज हो रहा है कि डेटा ग्राम का वर्ड यूज हो रहा है, तो आपको हिंट मिल रहा है कि आप किस लेयर की बात कर रहे हो यहाँ पे। तो इसी तरह नीचे लिखा हुआ है कि आपके पास हैंडल्स और डिलीवरी ऑफ सेगमेंट्स फ्रॉम दी एप्लीकेशन लेयर में बी रिलायबल और अनरिलायबल, यानी कि टीसीपी या यूडीपी होगा, और लिखा हुआ कि फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर, तो इसके नीचे होगा, यानी कि ये हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन वर्ड्स से आपको क्लू मिल रहा है कि हम किस लेयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपके पास बॉक्स 1 में कौन सी लेयर है? तो ये एप्लीकेशन लेयर है। इस तरह ये आपके पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे नेटवर्क लेयर, तो लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो इस तरह से आपने नीचे से काउंट करना स्टार्ट करना है हमेशा। तो बॉटम पे फिजिकल लेयर होगी, उससे ऊपर जाओगे तो अगली लेयर आती जाएगी आपके पास। चले, अब हम एक फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास इस तरह का एक नेटवर्क बना हुआ है यहाँ पे। इस नेटवर्क में देखो तो आपके पास ये 4 सर्वर्स पड़े हुए हैं। ये सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है, ये सर्वर 3 है, ये सर्वर 4 है। अच्छा, हर एक की आप लिंक स्पीड देख सकते हो। हर एक की लिंक स्पीड कितनी है? 50 Mbps है। तो जो भी सर्वर की राउटर तक जो स्पीड है वो 50 Mbps है, ये इसकी बैंडविड्थ है या इसकी स्पीड कह लो। फिर राउटर से आगे सेकंड राउटर तक जो आपके पास बैंडविड्थ है यहाँ पे वो 100 Mbps है। और फिर जो सेकंड राउटर से आपने यहाँ पे क्लाइंट सॉफ्टवेयर रन किए हुए हैं इसके ऊपर, उनके जो लिंक है यहाँ पे वो 70 Mbps का सबका। ये भी 70 Mbps, ये भी 70, ये भी 70 और ये भी 70। ठीक हो गया। तो हमारे पास कैसा नेटवर्क है यहाँ पे कि सर्वर से एक फर्स्ट राउटर, उससे फिर सेकंड राउटर, और फिर आपके पास लास्ट पे क्लाइंट तक आपके पास लिंक बन रहा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपके पास ये फर्स्ट लिंक जो है वो इस तरह से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ आपके पास कंप्यूटर तक यहाँ पे लिंक बन रहा है। तो पहली चीज तो आप बता सकते हो कि जब ये दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करते हैं तो कितने हॉप्स आते हैं दरमियान में इनके? अगर हम देखें यहाँ पे 3 हॉप्स। जी 3 हॉप्स आएंगे यहाँ पे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अगर ये सारा नेटवर्क चल रहा हो तो आपको ओवरऑल मैक्सिमम कितनी आपको स्पीड मिलेगी यहाँ पे? 25, क्योंकि इसकी जो राउटर टू राउटर है वो इक्वली डिवाइडेड है 4 में, तो 100/4 25 बन गया। जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ये 100 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, आपके पास 25 होगा। तो ओवरऑल भी आपके पास मिनिमम यही है, तो आपके पास इसका आंसर 25 ही आएगा। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, सही कह रहे हो। तो इसका मतलब कि किस लिंक को हम पे ये दोबारा बताइए एक बॉटल बार। जी यहाँ पे कह रहे हैं कि चूंकि दरमियान में जो आपके पास ये राउटर टू राउटर जो कम्युनिकेशन हो रही है ना यहाँ से यहाँ तक, वो हो रही है 100 Mbps के कनेक्शन के ऊपर। तो ये शेयर्ड हो रहा है 4 डिफरेंट कनेक्शंस के दरमियान में। तो इसको डिवाइड बाय 4 अगर करोगे आप तो क्या हो जाएगा? आपके पास 25 हो जाएगा यहाँ पे। तो 25 जो है वो मिनिमम है यहाँ पे। 50, 25 और 70 का मिनिमम है यहाँ पे। तो मिनिमम का मतलब है कि यही आपके पास मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे यही आ सकती है। जी क्लियर हो क्या आपको? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है कि किस लिंक को हम बॉटल नेक लिंक कहेंगे यहाँ पे, यानी कि नेक कहाँ पे बन रही है? इसके नेक का मतलब ये कि जो सबसे स्लोएस्ट पॉइंट होगा आपका वही आपका बॉटल नेक लिंक होगा यहाँ पे। तो वो हमने देख लिया कि वो कौन सा लिंक है। राउटर टू राउटर। जी एग्जैक्टली। तो ये आपका यहाँ पे बॉटल नेक ये लाई करता है यहाँ पे कि जो आपका राउटर टू राउटर जो है ये आपका यहाँ पे बॉटल नेक है। तो इसको हम आर को हम कहेंगे कि ये आपका बॉटल नेक यहाँ पे लाई कर रहा है। फिर थर्ड हम कहते हैं कि एज्यूम करें कि सर्वर आपके मैक्सिमम रेट पे सेंड करना चाहते हैं, क्लाइंट आपके मैक्सिमम रेट पे ऑपरेट करना चाहते हैं। तो अगर हम यूटिलाइजेशन की बात करें कि सर्वर के जो लिंक्स हैं ये वाले, ये कितने % यूटिलाइज हो रहे हैं, तो कितना, तो कैसे हम कंप्यूट कर सकते हैं? अगर हम देखना चाहें कि सर्वर के जो लिंक है ये कितने % ये एफिशिएंसी पे रन कर रहा है, तो वो हम कैसे 25/50 होगा।
तो जी मतलब 100। जी सही कह रहे हैं, 25 डिवाइड बाई 50 और आप ये आपके पास 100 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा 50% एफिशिएंसी पे रन कर रहा है ये वाला लिंक आपके पास। सर ये जो राउटर टू राउटर आपका स्पीड 100 है और डिवाइडेड बाय 425 हो जाएगा। अगर सर 3 सर्वर काम नहीं कर रहे, एक सर्वर काम कर रहे तो उसे 100 मिलेगा या 25? जी उस केस में 100 मिलेंगे बिल्कुल। तो सर वो उस केस मैक्सिमम में हो जाएगी, राइट? वो हो जाएगा, लेकिन अब वो उस केस में कि बाकी अगर आपके डिलीट करते हैं तब ये होगा उस केस में, बिल्कुल सही कह रहे हो उस केस। ओके सर। तो उस केस में फिर बॉटलनेक क्या होगा, वो ऊपर सर्वर के पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, सही। तो इस केस में क्लाइंट की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 25/70 हो जाएगी यहाँ पे। और शेयर्ड लिंक की कितनी एफिशिएंसी होगी, यानी कि राउटर की कितनी होगी यहाँ पे, इनकी 100% होगी क्योंकि वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं यहाँ पे, तो कोई बैंडविड्थ ये जाया नहीं कर रहे, यानी कि राउटर टू राउटर कोई आपकी बैंडविड्थ जाया नहीं हो रही। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद फिर हम एज्यूम करते हैं कि सपोज करो कि ये 2 सर्वर्स हमने डिलीट कर दिया, यहाँ पे डाउन हो गया, यहाँ पे इनका लिंक क्लोज हो गया हुआ, तो क्या अब हमारी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा यहाँ पे? यस सर। जी, तो अब हमारी सर्वर लिंक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इस केस में? 100। जी 100% हो जाएगी इस केस के अंदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो यहाँ पे। और क्लाइंट के लिए हो जाएगी आपके पास 50/70 हो जाएगी आपके पास। और ये शेयर्ड लिंक के लिए भी आपके पास 100% हो जाएगी। तो इस केस में आपके पास एफिशिएंसी बढ़ गई, तो अब आप रिसोर्सेज इतने जाया नहीं कर रहे यहाँ पे। जी क्लियर हो गया? सर ये शेयर लिंक का एक दफा इसमें समझा चेंज दीजिए, क्या दोनों है? केस में 100 आ रही थी। जी हमने क्या किया, हमने कहा कि ये 2 सर्वर्स बंद कर दो। जब ये 2 सर्वर बंद हो गए तो अब यहाँ पे राउटर का क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास 2 कनेक्शंस खाली हो रहे होंगे, दो आपके पास 2 खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 50 हो जाएगा शेयर लिंक पे भी, पर आपको ये इतनी स्पीड मिल रही होगी। इसका मतलब कि ये लिंक इसका लिंक इसके साथ बन रहा है और इसका लिंक इसके साथ बन रहा है। तब अगर हम दोबारा कंप्यूट करें एफिशिएंसी को, क्या बन जाएगा आपके पास, बॉटलनेक की स्पीड कितनी है, 50। तो सर्वर के लिए क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 50 यानी कि 100% आ जाएगा आपके पास। क्लाइंट के लिए आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 70, तो वो आपके पास काफी बेहतर हो जाएगा। और जो राउटर टू राउटर है वो आपके पास दोबारा से आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 50, तो वो भी 100% आप यूटिलाइज कर रहे हो इस केस के अंदर। जी क्लियर हो गया सबको? सर ये शेयर लिंक में हम 50 डिवाइडेड बाय 100 क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं 50 डिवाइड बाई 50 करोगे ना, क्योंकि आपके पास पर लिंक के हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पे, ओके पर ठीक है कनेक्शन कितना। ठीक है ठीक है। अच्छा अब हम अगले न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है आस्ता आस्ता। अच्छा अब हम कह रहे हैं कि आपके पास एक नेटवर्क है यहाँ पे आपके पास n यूजर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, और ये एक लिंक है आपके पास, ये 100 Mbps का लिंक है। समझो कि एक राउटर है, वो 100 Mbps के लिंक से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो इसके साथ इस राउटर के साथ कनेक्ट हो और उससे आगे पे आप प्रोपोगेट कर रहे हो। अच्छा अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एंड यूजर्स तो है, लेकिन हर यूजर की रिक्वायरमेंट कितनी है, हर यूजर को आपको चाहिए 20 Mbps का कनेक्शन। और तो आपके पास जी अच्छा अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं हमारे पास। एक सिनेरियो ये कि आप सर्किट स्विचिंग कर लो इसके अंदर। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि हम उनके लिए बैंडविड्थ लॉक कर देते हैं। तो सर्किट स्विचिंग अगर हो रही है तो हम क्या करेंगे, इस फाइबर की जो बैंडविड्थ है 100 Mbps उसको डिवाइड कर देंगे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। फिर चाहे वो यूजर ये ए को असाइन कर दिया हमने, ये बी को असाइन कर दी इतनी बैंडविड्थ, ये सी को कर दी, ये डी को कर दी, तो चाहे ए कुछ भी ट्रांसमिट ना कर रहा हो लेकिन उसकी बैंडविड्थ किसी और को नहीं मिलेगी। तो सर्किट स्विचिंग में ये हो रहा होता है हमारे पास। तो अगर एज्यूम करो कि अगर हम सर्किट स्विचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ सकती है आपके पास इस केस में? 5। जी इस केस में 5 आएगी आपके पास, क्योंकि 100 की आपके पास टोटल यहाँ पे बैंडविड्थ है, डिवाइड बाय पर यूजर 20 की रिक्वायरमेंट है आपके पास, तो आप खाली 5 यूजर कनेक्ट कर सकते हो सर्किट स्विचिंग के केस में। सेकंड क्वेश्चन में है कि अगर 9 यूजर हमारे पास आ जाए तो क्या हम अकोमोडेट कर सकते हैं सर्किट स्विचिंग में, कोई तरीका ऐसा है यहाँ पे? सर फिर हमें वो दूसरा चूज करना पड़ेगा ना, पैकेट स्विचिंग।
जी जी, या तो पैकेट स्विचिंग करना पड़ेगा इनको, या इनको अपनी रिक्वायरमेंट कम करके 10 Mbps पे लेके आनी पड़ेगी, वरना कोई तरीका नहीं है। तो अगर 20 पे इनको चाहिए कनेक्शन तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे जियो ये इस तरह से बाय डिफॉल्ट ही पॉसिबल नहीं है, तो इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर हम कहते हैं कि चलो एज्यूम करो कि पैकेट स्विचिंग पे हमने कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हर यूजर जो होता है आपका, वो खाली 10% ऑफ द टाइम वो कुछ ना कुछ चैनल को यूज कर रहा होगा, खाली 10% ऑफ द टाइम यूज करेगा, बाकी 90% ऑफ द टाइम चैनल क्या होगी आपकी आइडल पड़ी हुई है। तो ये हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किए। तो इसका मतलब है कि इनकी अप्रॉक्सीमेट जो प्रोबेबिलिटी होगी ट्रांसमिट करने की किसी भी कंप्यूटर के यहाँ पे वो 0.1 आ जाएगी, क्योंकि 10% ऑफ द टाइम खाली वो ट्रांसमिट करने की जरूरत है इसको। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि डेट अ गिवन के खास यूजर एक यूजर ए, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यूजर ए जो है यहाँ पे, कि क्या प्रोबेबिलिटी के खाली ए ट्रांसमिट कर रहा है और बाकी जो आपके पास यूजर्स हैं उनमें से कोई भी ट्रांसमिट नहीं कर रहा। तो ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे कि खाली ए कर रहा है आपका ट्रांसमिट और बाकी जो आपके पास बी सी डी और बाकी जो ई एफ जी एच आई यूजर्स हैं वो कुछ ट्रांसमिट नहीं कर रहे। तो निकाल सकते हैं हम ये प्रोबेबिलिटी खाली ए ट्रांसमिट कर रहे हैं और बाकी ट्रांसमिट नहीं कर रहे। सर 0.1 इंटू अगर n करें तो फिर ये आ सकती है। पॉइंट हाँ, लेकिन हमने तो कहना है कि जो बाकी ट्रांसमिट नहीं कर रहे, यानी कि बाकी जो 8 लोग रह गए आपके वो ट्रांसमिट नहीं कर रहे और ये ट्रांसमिट कर रहा है एक पर्टिकुलर यूजर आपका, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो यूजर नंबर जो ए है वो ट्रांसमिट कर रहे है और बाकी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि हमारी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.1 होगी और बाकियों के ट्रांसमिट करने की कितनी है वहां पे, 0.9 है, यानी बी ट्रांसमिट नहीं कर रहा। फिर सी ट्रांसमिट नहीं कर रहा तो उसकी भी 0.9 होगी, फिर डी ट्रांसमिट नहीं कर रहा तो उसकी भी 0.9 होगी एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 0.1 इंटू 0.9 की पावर आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 8 आ जाएगी। जी, ये सबको क्लियर हो गया कैसे किया हमने? Yes. सर ये 0.9 क्यों लिखा है सर आपने, ये बात नहीं क्लियर हुई। क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिट करने की 0.1 है तो ना करने की कितनी होगी, यानी पी डैश कितना होगा 1 माइनस 0.1, यानी 0.9 आ जाएगी। ठीक है ठीक है। ठीक, अच्छा अभी हमने कहा था कि एक पर्टिकुलर यूजर ट्रांसमिट कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, वो बाकी नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि कोई भी एक यूजर ट्रांसमिट कर रहा हो इन 9 में से और बाकी के बाकी ना कर रहे हो, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, यानी कि कोई भी एक बंदा ट्रांसमिट कर रहा है, चाहे वो ए हो बी हो सी हो डी हो ई हो एफ हो और बाकी में बाकी कोई ट्रांसमिट नहीं कर रहा, तो अगर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे? सभी प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे सर वो सभी की जमा कर लेंगे ना। जी जी, इसी को आप क्या करते जा रहे हो, प्लस करते जा रहे हो कि अगर पहले केस में ए था कि ए ट्रांसमिट कर रहा था, दूसरे में कहोगे अगर बी ट्रांसमिट कर रहा हो तो उसका भी ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा, फिर सी के लिए कर रहे होगे तो आपके पास ओवरऑल क्या बन जाएगा कि आप बेसिकली 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसी को, तो आपने उठा क्या करना है 9 इंटू 0.1 इंटू 0.9 की पावर यहाँ पे 8 करनी। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे कि पहले आपने स्पेसिफिक यूजर का निकाला था यहाँ पर, तो ये जो प्रोबेबिलिटी थी आपके पास ये स्पेसिफिक के लिए थी कि एक पर्टिकुलर को खास यूजर की बात कर रहे थे, और यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी हम कह रहे हैं कि एनी यूजर, कोई किसी भी यूजर की हम बात करें कोई भी अगर हो जाए तो उस केस में यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो जी ये क्लियर हो गया सबको? यस। अच्छा, जब अगले क्वेश्चन में कि जब एक यूजर ट्रांसमिट कर रहा है आपका तो वो लिंक कैपेसिटी की कितनी परसेंटेज को यूज कर रहा होगा यहाँ पे, हम एज्यूम करते हैं कि एक यूजर ट्रांसमिट कर रहा है तो कितने परसेंट वो एफिशिएंसी पे काम कर रहा है ओवरऑल, अगर सिस्टम की अगर हम देखें यहाँ पे? 20%। जी जी 20% आएगा, 20 डिवाइड बाय 100 करोगे इंटू 100 करोगे तो आपके पास सिंपल 20% आ गया। तो 20% ऑफ द लिंक कैपेसिटी आपकी यूज हो रही है इस केस के अंदर, तो आप तो इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी 3 यूजर्स आउट ऑफ द टोटल 9 वो ट्रांसमिट कर रहे हैं और बाकी आपकी ट्रांसमिट नहीं कर रहे। तो ये 0.1 रेज़ पावर 3 इंटू 0.9 रेज़ पावर हो जाएगा 6।
अच्छा 0.1 into power 3 हो गया, आगे 0.9 की पावर आपके पास 6 आ गई, बस यही करेंगे सर क्या कुछ डिफरेंट भी कर? तो ये ऐसे नहीं होगा, जी जी 0.1 क्रॉस 10 0.9 की पावर 6 और जरबे मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा आप कह रहे हैं मल्टीप्लाई 3 करें? लेकिन सर ये हाँ सर 0.1 की वैल्यू उसकी पावर 1 होनी चाहिए, ये 3 नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसकी पावर आप कह रहे हो 1 होगी, तो इसकी 8 कर दें कि इसकी 6 ही रहे? इसकी 6 ही रहेगी सर। अच्छा थोड़ा सा याद करो, शायद आपने बहुत अरसे पहले पढ़ा होगा कि जब हम कहते हैं कि एनी 3 आउट ऑफ 9, तो ये हम क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं या परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं? दो चीजें होती है ना हमारे पास, एक होता है कॉम्बिनेशन होती है, एक परम्यूटेशन होती है। सर तो हम आपको कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। जी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम अगर इसको कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ठीक हो जाएगी इक्वेशन हमारी, बजाय कि ये करने के? जी सर वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर हम तो इसको फिर इसका मतलब हम यूं लिख सकते हैं इसको, कि हम यूं कर लें कि 9 चॉइस 3, यानी 9 और 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज आ गई किसी भी इतने तरीकों से हम 3 यूजर चूज कर सकते हैं। तो ये इतने तरीके आपके पास 3 यूजर चूज करने के। को सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी आपको आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। तो हम यहाँ पे देखिए, हमने इतने तरीकों से हम 3 Yes, sir. यूजर चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 9। तो इसके आगे हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे? कि 9 से 3 हमने कर लिया तो इतनी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आगे हम क्या कर सकते हैं? सर वही करेंगे 0.1 क्रॉस 0.9 की पावर 6। जी इसको हम करते हैं 0.1 की पावर, यहाँ पे अब 3 करूं कि 6 करूं? सर 0.9 की पावर 3 6 करने, 0.1 वैसे रहने देना। जी 0.9 की पावर 6 कर ली, ठीक है। और 0.1 के साथ की पावर क्या होनी चाहिए यहाँ पे? 3। जी इसकी इसकी 3 हो जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल ठीक हो गया, सही हो गया। तो ये हमारे पास ओवरऑल ये आ जाएगा इसका आंसर कि 9c3 इंटू 0.1 की पावर 3 इंटू 0.9 की पावर यहाँ पे 6 आ जाएगी हमारे पास। तो इसका मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी कि 3 यूजर्स आपके यहाँ पे। लास्ट पार्ट में आ गया आपके पास कि क्या प्रोबेबिलिटी कि 5 से ज्यादा लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं एक वक्त में, यानी कि आपके पास अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैफिक पे लोड पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं कि 5 से ज्यादा लोग ट्रांसमिट कर? सर इसमें फिर हम परम्यूटेशन यूज कर सकते हैं। नहीं, परमुटेशन का मतलब है कि आप तो किसी ऑर्डर की बात कर रहे हो ना, यहाँ ऑर्डर तो मैटर नहीं करता। सर हम मैक्सिमम 5 ही लोग यूज कर सकते हैं ना एट अ टाइम।
जी वो तो था ना आपके पास सर्किट स्विचिंग में था कि अगर आप लॉक कर रहे हो, वो सर्किट स्विचिंग में आपके पास 5 ही थी यहाँ पे वैल्यू। लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि हम प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि हर वक्त तो हर कोई चैनल यूज नहीं कर रहा है यहाँ पे। जी तो फिर वो 20 Mbps की वायलेट हो रही है ना जो रिक्वायरमेंट, उसकी है। हाँ वो वायलेट हो रही है, लेकिन हमने साथ ये भी डिस्कवर किया है ना यहाँ पे कि अगर हम सबको एक अलग अलग लाइन्स दे भी देते हैं तो वो लाइन वो ज्यादा ऑल द टाइम यूज ही नहीं होती। इसका मतलब है खाली 10% ऑफ द टाइम वो यूज करता है ए इसको, और बी भी इसको 10% ऑफ द टाइम यूज करता है, सी भी इसको 10% ऑफ द टाइम यूज करता है। तो पैकेट ओके स्विचिंग क्या कर रहा होगा, पैकेट स्विचिंग कह रहा है कि जो बाकी जो आइडल टाइम पड़े हुए ना आपके, इसको भी यूज करो, किसी और को दे दो, तो वो प्रोबेबिलिटीज के ऊपर गेन कर रहा है सारी की सारी कि आपकी। ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं कि अगर 5 से ज्यादा लोग यूज करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, अगर इसी इक्वेशन का मॉडिफाई करना चाहें तो इसका 5 मतलब है से कि ज्यादा मतलब 6 यूज कर सकते हैं, 7, 8 या 9। जी जी, तो अगर मैं कहता हूँ अगर मैं 6 की बात कर रहा हूँ तो 6 के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास कि 9 यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी 0.1 यहाँ पे ये 6 हो जाएगी यहाँ पे, और 0.9 आपके पास 3 हो जाएगी, 6 के लिए हो जाएगी। फिर मैं 7 के लिए करूंगा, 8 के लिए करूंगा, 9 के लिए करूंगा। उसका आसान तरीका क्या है यहाँ पे कि मैं समेशन कर लूँ उसकी। तो अगर मैं कहता हूँ k की वैल्यू मेरी स्टार्ट हो रही है 5 से स्टार्ट हो रही है और 9 तक ये रन करेगी, और फिर यहाँ पे मॉडिफाई कर दूं मैं इसको, यहाँ पे k से रिप्लेस कर दूं, यहाँ भी आपके पास k आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9 9 माइनस k। माइनस, तो सर इसको k को 6 से स्टार्ट करें ना, क्योंकि 6 7 जी 8 जी 9 जी होगा। जी 6 से स्टार्ट करना है इसको, ठीक हो गया सही। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो ये हम कैसे कंप्यूट कर रहे हैं, हम इस प्रोबेबिलिटी से यहाँ पे निकाल रहे हैं इसको। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये पैकेट स्विचिंग की सारी बेसिस ये है कि पैकेट स्विचिंग के लिए कहीं आसमान से तो नहीं आती बैंडविड्थ। जो बैंडविड्थ अगर अगर सर्किट स्विचिंग में आपको रिक्वायर्ड थी, यहाँ भी रिक्वायर्ड था, यहाँ पे वो किस बेसिस पे उसको यूज कर रहे हैं, वो सोच यहाँ पे हम सोचते हैं कि हर बंदा हर वक्त नेट यूज नहीं कर रहा। तो जो लोग नहीं यूज कर रहे उनके हिस्से की बैंडविड्थ को यूज करके मजीद यूजर्स बढ़ा लो। तो ये वाला काम हम यहाँ पे कर रहे होते हैं कि हर कोई तो यूज नहीं कर रहा, तो उसको यूज करते हुए आप मजीद यूजर कॉम्बिनेट कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो एल्गोरिथम है ना यहाँ पे, जिसकी हम ये ओवरऑल जो एल्गोरिथम है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम, यानी इसका नाम होता है बैंकर्स एल्गोरिथम पे काम कर रही है, यानी कि उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। अच्छा, बैंकर्स एल्गोरिथम क्या करता है, अगर हम बैंक में जाएं तो होता क्या है, होता है कि एक बैंक बना हुआ है यहाँ पे, तो आप कुछ पैसे डिपॉजिट करवाते हो यहाँ पे, आप भी कराते हो, आपके कोई फ्रेंड भी डिपॉजिट करवाते हैं, तो ये आप बैंक के पास क्या आते हैं, डिपॉजिट्स आते हैं यहाँ पे। फिर बैंक क्या करता है, बैंक कुछ लोगों को लोन दे देता है आगे, तो कुछ लोगों को वो लोन आगे फर्दर दे देगा बैंक। अच्छा, अब बैंक की कामयाबी का राज क्या है, बैंक ने क्या किया, बैंक ने तो आपके डॉलर्स उठा के आगे लोन दे दिए इसको। सपोज करो कि आपने यहाँ पे $100 डिपॉजिट करवाए, यहाँ पे आपने 200 कराए, तो आप बैंक के पास $300 होने चाहिए। यहाँ पे तो बैंक के पास तो अभी कुछ भी नहीं है। फिर हम कहते हैं कि एक और डिपॉजिट यहाँ पे आ गया, आपके पास सपोज करो $100 का एक और डिपॉजिट आ गया, तो अब बैंक के पास कागजों में डिपॉजिट है यहाँ पे 400, लोन जो उसने दिया हुआ यहाँ पे वो है इसके पास $300 का, और जो एक्चुअली जो पैसे पड़े हुए हैं इसके पास इस वक्त वो खाली $100 पड़े हुए हैं, बाकी बाकी जो 400 है वो खाली कागजों में पड़े हुए हैं यहाँ पे, वो एक्चुअली इसके पास हाथ में नहीं है क्योंकि वो 300 का लोन दे चुके हैं। तो अब लेकिन बैंक पे क्रैश क्यों नहीं करते, कभी बैंक बैंकरप्ट क्यों नहीं होता, क्यों, क्योंकि यूजर एक वक्त में खाली एक ही बंदा आएगा ना पैसे निकलवाने के लिए। कि सपोज करो इस सी वाले बंदे को पैसे की जरूरत पड़ गई, उसने कहा कि मुझे पैसे अपने विड्रॉ कराने हैं, तो वो कहेगा मुझे $50 निकालने हैं अपने। तो इतने पैसे बैंक के पास होते हैं कि वो छोटे मोटे चेक्स लिख सके। देखिए, अगर कभी किसी भी टाइम पर ये तीनों के तीनों यूजर आ जाएं, ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, सी भी आ जाए, कि मुझे भी अपने पैसे निकलवाने हैं, मुझे भी निकलवाने हैं, मुझे भी निकलवाने हैं, तो बैंक के साथ फिर क्या होगा उस केस में,
प्रिडिक्ट कर सकते हो आप बैंक क्या होगा उस केस में? बैंकक्रप्ट हो जाएगा, ये टर्म भी है एक, बैंक रन। जी, बैंक को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि बैंक के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो सबके डिपॉजिट्स उनको अपना ही पैसा उनको वापस कर सके, तो बैंक को क्लोज करना पड़ जाएगा। क्योंकि बैंक ने जो लोन दिए हैं वो तो कुछ टाइम के लिए दिए होते हैं कि 5 साल में वापस करना है, वो इमीडिएटली तो लोन वापस नहीं ले सकता बैंक, वो इतनी जल्दी को वापस भी नहीं करता, तो क्या होगा बैंक पे क्लोज हो जाएगा इस केस के अंदर। तो जब भी वॉर का टाइम आता है, जब भी वर्ल्ड वॉर होती है, जब भी वॉर का टाइम आता है, तो क्या होता है लोग परेशान होके बैंकों के बाहर लाइन लगा लेते हैं कि हमने पैसे निकलवाने हैं। तो उस केस में बैंक फिर क्या करते हैं, बैंक परेशान हो जाते हैं कि ये लाइन अगर खत्म ना हुई तो हमें बंद करना पड़ जाएगा सब कुछ, और जब बैंक अगर बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, लोग मजीद परेशान होंगे, तो उससे मजीद नारकी फैलेगी। तो बेसिकली ये जो एल्गोरिथम है ना कि बैंक्स किस चीज पे चल रहे हैं, बैंक ये सोच के चल रहा है कि हर बंदा हर टाइम पे नहीं आता हमारे पास अपना कैश निकलवाने के लिए, कोई एक बंदा एक वक्त में आएगा तो 3 बंदे नहीं भी आएंगे हमारे पास। तो एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे पैकेट स्विचिंग के अंदर भी यही चीज है। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास जो एक्चुअल कैपेसिटी है यहाँ पे कितने लोगों के लिए, आपके पास खाली एक्चुअली 5 यूजर्स की कैपेसिटी है यहाँ पे, लेकिन आपने कितने लोग फिट कर दिए यहाँ पे, आपने फिट कर दिए यहाँ पे 9 यूजर्स। या आपने क्या सोच के फिट कर दिए कि आप सोच रहे हो कि एक वक्त में सारे के सारे तो नेट यूज नहीं करेंगे कभी भी, एक वक्त में 2 लोग कर रहे होंगे, फिर वो ब्रेक लेगा, फिर 3 लोग आ जाएंगे, कभी भी आपके सारे के सारे इकट्ठे तो नहीं आ सकते। लेकिन किसी भी टाइम पे अगर 9 के 9 लोग अगर आ जाते हैं ऑनलाइन, 9 के 9 लोग कहते हैं हमें कुछ डाउनलोड करना है, फिर क्या होगा आपका, फिर ये पूरा आपका सिस्टम ये ब्रेक डाउन कर जाएगा उस केस के अंदर, क्योंकि ये भी एग्जैक्टली इसी तरह के बैंकर्स एल्गोरिथम पे ही चल रहा है यहाँ पे हमारा इंटरनेट भी टोटली। तो एक बंदा अगर यूज सिर्फ देख रहा है, ब्राउज कर रहा है, एक बंदा डाउनलोड कर रहा है, कुछ लोग खाली अपनी बैंडविड्थ जाया कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये पैकेट स्विचिंग काम करती है कि आपके पास एक्चुअली बैंडविड्थ तो 5 लोगों के लिए, लेकिन आपने डबल लोग अपने फिट किए हुए हैं, ट्वाइस लोगों का आपने अकोमोडेट किया हुआ है यहाँ पे, किस एजम्पशन पे कि हर बंदा हर वक्त नेट नहीं यूज कर रहा होता। तो उस बेसिस को हम यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हालात हैं, प्रोबेबिलिटी काफी कम बनती है इसकी कि 5 के 5 लोग यूज कर रहे हो नेट की, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम बनती है यहाँ पे। तो ये इसकी यहाँ पे बैकग्राउंड है इस चीज का। जी क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। अच्छा, एक अगला न्यूमेरिकल हम करते हैं यहाँ पे एज्यूम करो कि आपका कंप्यूटर जो है वो जनरेट करता है 1 पैकेट पर सेकंड, यानी कि आपका अल्फा का रेट है 1 पैकेट पर सेकंड, और हर पैकेट का साइज है आपका 10 बिट्स का। इसका मतलब है कि आप जो पैकेट बना रहे हो आपके पास में 10 बिट्स आते हैं, और आप ये पैकेट हर एक पैकेट आप जनरेट कर रहे हो, हर सेकंड बाद आपका नया पैकेट आ रहा है, तो अगले सेकंड के बाद आपका अगला पैकेट तैयार पड़ा होगा यहाँ पे, यानी क्योंकि आपका 1 पैकेट पर सेकंड के हिसाब से रेट है आपका जनरेट करने का, और हर पैकेट जो है वो यहाँ पे 10 बिट्स का। ठीक हो गया। यहाँ अपने कंप्यूटर की बात करें, अगर हमारा नेटवर्क राउटर के साथ जो लिंक है अगर वो 5 बिट्स पर सेकंड की स्पीड पे काम कर रहा हो, तो क्या ये नेटवर्क सरवाइव कर सकता है यहाँ पे इस केस में? यस सर। अच्छा, जरा थोड़ा सा इस पे गौर करो थोड़ा सा, तो ये बहुत ट्रिकी चीज है यहाँ पे देखो कि आप हर सेकंड में कितना डेटा जनरेट कर रहे हो। अब हर सेकंड में जनरेट कर रहे हो 10 बिट्स, ठीक हो गया। हर सेकंड में कितना डेटा फॉरवर्ड कर रहे हो, वो आप कर रहे हो खाली 5 बिट्स। तो ये स्टैक होता जाएगा ना, तो ये बुरी चीज है। तो इसका मतलब है कि हर सेकंड में आपकी मेमोरी में कितने बिट्स जा रहे हैं, क्यू में कितने बिट्स जा रहे हैं, 5 बिट आपके क्यू में जाएंगे। 5 बिट तो पहले एक मेमोरी सेकंड तो बहुत जल्दी फुल हो जाएगी। एग्जैक्टली, तो एक सेकंड में आपकी 5 बिट्स मेमोरी में चले गए, सेकंड में क्या वो 5 मजीद आ जाएंगे आपके पास अब, तो वो भी आपकी मेमोरी में आ जाएंगे क्योंकि आपकी स्पीड स्लो है। थर्ड सेकंड में आपके पास और आ जाएंगे, लेकिन इस दफा क्या हुआ है आपकी मेमोरी यहाँ पे एग्जॉस्ट कर गई अब। तो अब एक ही तरीका, या तो आप सारे के सारे ट्रांसमिशन बंद कर दो, या आप क्या कर दोगे आप पुराने पैकेट्स को डिलीट कर दोगे कि ये हमें ट्रांसमिट ही नहीं करने, तभी ये पॉसिबल है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये अराइवल रेट जो डेटा आप जनरेट कर रहे हो, अगर आप हाई रेट पे जनरेट कर रहे हो लेकिन आपकी नेटवर्क की स्पीड अगर कम हो, तो क्या होगा, तो आपकी क्यूज बनना शुरू हो जाएंगी इस केस में। तो क्यूज अगर बनती भी है तो वो टेम्पररी तौर पे अकोमोडेट कर सकती हैं आपका डेटा को,
लॉन्ग टर्म ये क्यूज वाला चीज अगर जनरेट करते जा रहे हैं तो वो भी फिल हो जाएगी, आपकी क्यू एग्जॉस्ट कर जाएगी, बफर्स आपके सारे फिल हो जाएंगे, तो फिर ये नेटवर्क सस्टेनेबल नहीं है। इसका मतलब कि ये नेटवर्क जो होगा इस केस के अंदर उसको वो क्लोज करना पड़ेगा, शट डाउन हो जाएगा आपका, ये चल नहीं सकता। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपकी स्पीड अगर हो जाए 1000 bps पे, तो इस केस में क्या होगा? सर ये बहुत इनएफिशिएंट है, यानी सिर्फ ये अपना 1% यूज कर रहा है ट्रांसमिशन की जो जी जी, इस केस में खाली खाली आप क्या कह रहे हो, खाली आप 10 डिवाइड बाय 1000 यानी कि आप खाली 1% यूज कर रहे हो, लेकिन कम से कम आपका ये सस्टेनेबल है, ये चल सकता है, नेटवर्क बंद नहीं होगा कम से कम। बंद नहीं होगा ये। जी क्लियर हो गया सबको? अच्छा, ये पहले वाले केस में जब ये वाला केस होगा आपके पास, तो इस केस में एक और तरीका भी होता है। इसमें क्या करते हैं, वो कहते हैं इसको थोड़ी देर के बाद कंप्यूटर को समझ आ जाएगी कि मैं जो पैकेट जनरेट कर रहा हूँ मैं से आधे तो मुझे स्टोर करवाने पड़ते हैं, आधे ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो वो क्या कर सकता है फिर कि या तो वो अपना पैकेट साइज को मॉडिफाई कर लेगा थोड़ी देर के बाद, वो कहेगा नहीं या तो मैं अपने पैकेट साइज में 5 बिट्स का कर लूँ, एल की वैल्यू 5 कर लूँ, या मैं अल्फा को हाफ कर लूँ। तो कोई ना कोई चीज उसको अपनी कम करनी पड़ेगी। तो ये क्या चीज होगी यहाँ पे, एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म है एक तरह का, कि थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को मॉनिटर करेगा नेटवर्क को कि मेरे पैकेट सारे के सारे पहुंच नहीं रहे, मेमोरी फुल होती जा रही है, मेमोरी इंक्रीज करती जा रही है, उसकी अवेलेबल मेमोरी अभी कम होती जा रही है। तो क्या करेगा, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा कंप्यूटर। इस चीज को हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल, कि हम क्या कह रहे हैं कि अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लो नेटवर्क के हिसाब से, ताकि आपका नेटवर्क टोटली आपका ब्रेक डाउन ना कर जाए, तो चलता रहे वो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल, यानी कि आपने अपना पैकेट साइज अपना हाफ कर लिया, और जब आपका आर इंप्रूव होके 1000 पे आ गया तो अपना पैकेट साइज बढ़ा के मे बी आप ले जाओ उसको 50 पे ले जाओ, क्योंकि आपके नेटवर्क में कैपेसिटी बढ़ गई है। तो ये फ्लो कंट्रोल जो होगा वो ये काम कर रहा होता है कि आपके वो पैकेट साइज को कम या ज्यादा करे हालात को देखते हुए। तो एक तरह का ये फीडबैक मैकेनिज्म होगा इसके अंदर, वो इसको यहाँ पे चेंज कर रहा होता है पैकेट की साइज को। तो अगर आप कंप्यूटर जो आपका हो, सपोज करो आप वो लैंड के ऊपर चला रहे थे पहले, फिर वही उठा के आपने उसको मोबाइल फोन के इंटरनेट के साथ लगा दिया, तो फिर आपके कंप्यूटर के साथ क्या होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में दोबारा से, क्योंकि लैंड के ऊपर मे बी आप चला रहे हो अपने कंप्यूटर को 3 MB के कनेक्शन पे चला रहे होगे मे बी, और जब आपने फोन पे स्विच किया उसको 3G पे स्विच किया, तो मे बी वो चल रहा हो 10 kbps पे। तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे कि फ्लो कंट्रोल करने में, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगी फौरन से कि एकदम से हुआ क्या यहाँ पे। तो कुछ सेकंड्स के बाद वो अपना पैकेट साइज को एडजस्ट करेगा, उसके बाद फिर आपका सिस्टम स्मूथ चलेगा, वरना आपका थोड़ा सा ग्लिच आएगा यहाँ पे। तो ग्लिच यहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे इस केस में। सर हमारी क्लास स्टार्ट हो गई। चले ठीक है, बस हम इसको क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस हो गए तो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे आपके। चलें जी, फिर सी यू नेक्स्ट वीक। ओके जी, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज।